प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो एक बार फिर अमेरिका के निशाने पर है। मिसाइल प्रोग्राम और उससे जुड़ी जो 4 एंटिटीज़ हैं उन पर सेंक्शन के खदशात जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में यकीनन कोता नजरी का एक शाखसाना है कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क पर जो है वो गैर ज़रूरी दबाव डाला जा रहा है। नाज़रीन, सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम का एजेंडा है वो जनूबी एशिया में जो ख़तरा है उसको नाकाम बनाने के लिए और मुल्क के जो कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ है, अपने मुल्क के दिफा के लिए जो है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है जो कि बहुत पुरअमन है। आलमी सियासत से मामूली भी वाकफियत जो लोग रखते हैं वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम जो है वो भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से बचने के लिए तरतीब दिया गया था। पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर अपने दाखिली वसाइल को इस्तेमाल करता है, साथ साथ हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी मेहनत का, उनकी काविशों का नतीजा है। सो यूएसए के साथ कोई स्ट्रैटेजी सपोर्ट हमें नहीं हासिल है और ये जो पाबंदी है ये भी इस लिहाज से मीनिंगलेस है। और प्राइम मिनिस्टर और दफ्तर खारजा की जानिब से बड़ा ही वाज़ेह पैगाम आ चुका है और प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि ये एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। नाज़रीन, सिर्फ मामलात यहीं तक हमें रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि 9 मई के मुजरमान को जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं उस पर मगरबी ममालिक के कुछ खदशात सुनने में आ रहे हैं, जबकि उनके अपने अंदर जो रियासती मामलात हैं उस पर हम देखते हैं कि जितने भी जो इंतशारी हैं उनको फौरी तौर पर सजाएं दे दी जाती हैं, जबकि पाकिस्तान उन मामलात में कभी दखल अंदाजी नहीं करता, सवाल नहीं उठाता। सो पाकिस्तान जो है उसके जो अपनी अंदरूनी मामलात हैं उस पर इस किस्म के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या माने रखते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, इन्हीं पे बात करेंगे। गेस्ट का तारुफ करा दूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में बुरहानुल इस्लाम सफ़ीर हैं, आपको वेलकम कहते हैं। अकमल शहजाद घुमन साहब तज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तज़ियाकार स्काइप पर मौजूद है, जबकि हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। एजाज साहब, यकीनन आपने भी इन तमाम जो खबरें हैं उस पर गहरी नज़र रख रहे होंगे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका को क्या खदशात रहे हैं? हमारा जो एटमी प्रोग्राम है, जो हमारे मिसाइल हैं वो तो बड़े पुरअमन है, तो इस तहफ़्फ़ुज़ात की क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो एक आलमी तनाज़र है जिसमें वो समझते हैं कि चीन के साथ जो उनका मुसाबका है उसमें पाकिस्तान उनका साथ नहीं दे रहा, अच्छा। तो इसको जितना दबाव में रखें उतना अच्छा है। दूसरा, जो मशरिक़ वुस्ता में हालात बदल रहे हैं तेज़ी से और इसराइल की एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि तोसी पसंदाना किस्म के उसके अज़ाइम हैं वो नज़र आ रहे हैं। उस हवाले से भी वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का प्रोग्राम उनके लिए किसी खतरे का बाइस बने, लेकिन मेरा ख्याल ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एक तो जिस तरह आपने इब्तिदाइया में कहा कि पाकिस्तान का वाहिद मकसद ये था कि हिंदुस्तान से होने वाली जारहियत का मुकाबला किया जा सकता है जी है, और ये एक दिफाई अमल है, ये इसमें कोई हमारी तरफ से किसी किस्म की जारहियत नहीं है। दूसरी बात ये कि सिर्फ शक की बुनियाद पर, यानी इस शक की बुनियाद पर यह किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका तक जा पहुंचे, यानी उसके लिए कोई किसी किस्म का ना हमारे पाकिस्तान में कभी ये बात ख्याल में आई थी ना दुनिया में कहीं उठाई गई। और चूंकि अमेरिका का तो कोई उसमें पुर्जा भी नहीं लगता, कोई उनका कोई ऐसा अमल दखल नहीं है, तो साफ नजर आता है कि ये बुनियादी तौर पर एक जिसे कहते हैं ना दोहरा मेयार है उनका। एक तरफ तो वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं क्योंकि आलमी तनाजुर में वो उनको इस वक्त पाकिस्तान नहीं भा रहा, और हिंदुस्तान के साथ तो ये तमाम चीजें जारी हैं। 2005 में भी हुआ था, आपको याद हो 123 एग्रीमेंट किया गया, फिर 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से उनको वेवर लेकर दिया गया, यानी वहां तो तमाम नवाज़शात की बारिश है और पाकिस्तान पे जो चीज नहीं भी हो रही उसका भी इल्जाम लगाया जा रहा है जी। तो मैं समझता हूँ कि एक दोहरा मेयार है, और ये दोहरा मेयार सिर्फ यहाँ नजर नहीं आता, वो हमें हर तरफ नजर आता है। यानी कि आपको पाकिस्तान के अंदर तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नजर आती हैं, लेकिन बिल्कुल आए दिन जिस तरह आपने इब्तिदाइया में भी शायद कहा कि फलस्तीन में जो इतना कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि इससे एक बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ नया मतलब गलत किस्म का बनाया जा रहा है, बेबुनियाद है, शक है की बुनियाद पर है, लेकिन फिर भी वो आपको पता है दुनिया सारी फिर अमेरिका की जो कहते हैं उसको सुनते हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए
एक नेगेटिव पब्लिसिटी जरूर है। हमें इसका बिल्कुल ठोस जवाब देना चाहिए और वजीर आजम साहब ने भी आज बयान दिया, हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमने देखा है कि अभी जिन मुल्कों के पास जौहरी सियासत एहलियत थी या उन्होंने जब छोड़ दी तो उनके लिए उनके साथ क्या हुआ। पाकिस्तान इसके ऊपर कंप्रोमाइज शायद मेरे ख्याल में कभी भी नहीं करेगा, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। माजी में भी हम पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगी हैं, बहुत हमने सर बताए हैं। आपको भी याद होगा 1 साल में तीसरी मर्तबा जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया अमेरिका की जानिब से। जी जी बिल्कुल ऐसा सही आप कह रही हैं। और एक बाकायदा एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाए, वरना ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको भी इल्म है कि पाकिस्तान अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहती हूँ कि ये तो जो बाइडेन की इंतजामिया की जानिब से आया है, उनके जो नायब एडवाइजर है कौमी सलामती के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन अगर हम बात करें पेंटागन की तो वहां से हमें अभी तक कोई इस तरह की स्टेटमेंट नजर नहीं आई और हमें उनकी एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो इस पर कोई बयान देते हुए नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है ये मामलात उस तरफ नहीं है, सिर्फ ये जो बाइडेन इंतजामिया या फिर आप ये कह लें कि भारत नवाज एक जो, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो है ना भारत का जो बाइडेन की हुकूमत पे, उसका कोई शाखसाना लग रहा है। जी जी कई लॉबी, मुझे तो अगर पेंटागन से भी बयान आ जाए तो मुझे उसमें शहरत नहीं होगी। अच्छा। उस वजह से कि वहां पे इतनी लॉबीज इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ है। एक भारत वाली लॉबी है, एक चीन के खिलाफ जो लॉबी है, हाँ। एक जो जूस के लिए जो जूश लॉबी है। तो ये सब लॉबी ये समझती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त चीन के कैंप में है, चीन का बहुत गहरा दोस्त है, इस वजह से ये हमारा दोस्त नहीं है। इस वजह से इस तमाम किस्म के दबाव डाले जा रहे हैं। पर मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम इस मामले में हम कोई दबाव कबूल करने वाले हैं। मेरा ये अपना जाती तजिया है, क्योंकि हमने कभी भी माजी में भी अमेरिका ने बहुत बार हम पे धमकियां दी, इस पाबंदियां लगाने की कोशिश भी की, लगा भी दी 1990 में प्रेशर अमेंडमेंट्स के बाद से, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे कम से कम कंप्रोमाइज नहीं किया। और अगर हम ना खुद करना चाहें कंप्रोमाइज तो मेरा नहीं ख्याल हमें वो मजबूर तो कर सर अभी हम पाकिस्तान, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे दफ्तर खारजा का बड़ा सख्त मौकफ आ चुका है, लेकिन अब हम एब्सोल्युटली नॉट तो कहेंगे, लेकिन हम किस फोरम पर जाकर बात करें कि जी भारत ईरान पे सेंक्शन लगे हुए, लेकिन भारत वहाँ 40% जो है ऑयल लेता है उनसे, तो भारत की जो चीजें हैं वो उनको नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान की जोग्राफियाई लिहाज से डायनामिक्स देखें तो हमसाया एक ऐसा हमसाया मुल्क है जो कि हर वक्त अदम इस्तेहकाम चाहता है और खास तौर पे पाकिस्तान में चाहता है, खित्ते में भी चाहता है, लेकिन पाकिस्तान तो टारगेट है। तो हम किस तरह पाकिस्तान जाकर बात करें? मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जो वो इस वक्त नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इस वक्त हिंदुस्तान की मदद दरकार है, चीन के खिलाफ जो उनका मुसाबका है, कंपटीशन है, उसके लिए। तो हिंदुस्तान की वो तमाम तरह, हालांकि अगर भाई इतना ही इनका अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो फिर जो इनके दो कंपेटिटर्स हैं, रशिया के साथ भी वो ताल्लुकात रखे हुए हैं और चीन के साथ भी रखे हुए हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने उस बड़े मकसद के लिए उनके साथ उनकी तमाम तर चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो सियासत है, आलमी सियासत है, ये इस वक्त दरपेश है। पाकिस्तान को इस बात से खौफजदा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान उनको जवाब ना दे, जरूर दे, एंगेज भी करें। हाँ। उनके लोगों से भी, ताकि उनको पता तो चलना चाहिए ना। पहले भी हमारे साथ रहे हैं, उनकी कई जॉइंट स्टेटमेंट्स है हमारे साथ जिसमें उन्होंने ये साफ कह रखा है कि पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है पाकिस्तान के अपने कौमी मफाद में है और हमारे खिलाफ नहीं है। अब कैसे एकदम से उनके खिलाफ हो गया? तो ये पाकिस्तान उनको मेरे ख्याल में वाज़े सफारती सतह पर और सियासी सतह पर वाज़े करना चाहिए और करता रहेगा। ठीक है एजाज साहब, आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ आपसे कि इस वक्त जितने भी एक इंडिपेंडेंट एक सर्वे जो किया गया उसके हिसाब से तो पाकिस्तान को के जो जौहरी जो तनसीबात हैं, जो जौहरी हमारा प्रोग्राम है, वो आलमी सतह पर बहुत पुरअमन है। तो इस वक्त खित्ते में जो सिचुएशन नजर आ रही है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हम, जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि हम तो स्ट्रेटेजिकली कोई सपोर्ट ही नहीं ले रहे अमेरिका से और हम इस पर डिबेट भी कर रहे हैं, हमारे अपने अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद है, तो ये तो इस पर डिबेट करना या इस पर कंसर्न शो करना ये मीनिंगलेस है, लेकिन हमें फोरम पर जाकर जरूर बात करनी चाहिए दीगर। जी जी नहीं, बिल्कुल मीनिंगलेस इसलिए नहीं है कि एक गलत बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा। एक पूरा शक की बुनियाद पर हमें उसका जवाब तो बहरहाल देना चाहिए ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि हम उसका जवाब ना दें। और दुनिया में बहुत सारे फोरम हैं
जिनेवा में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, अक़वाम मुत्तहिदा की फर्स्ट कमेटी है। इसी तरह और भी बहुत सारे फोरम हैं। आईएई बताएगा आपको कि कितना पुरअमन तरीके से पाकिस्तान क्या-क्या काम कर रहा है, ज़राअत के मैदान में, मेडिसिन के मैदान में, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन। तो मेरा ख्याल में हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। इस गलत बयानिए के ऊपर मेरे ख्याल में आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सलाम साहब, आपसे ज़रा इस हवाले से बात कर लूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम है उन पर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तो आ गया है, लेकिन एजाज साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि पाकिस्तान को अब क्या रिएक्ट करना चाहिए। देखिए ना, पाकिस्तान को तो जो आपने प्रिंसिपल स्टांस है उसी पे ही डटे रहना चाहिए। इट्स ऑल फॉर आवर सेल्फ डिफेंस, वी डोंट रिलाई ऑन सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर, इट्स ऑल इंडिजिनस एंड बेसिकली इंटरनेशनल। आप देख रहे हैं जो सीन है, इंडिया के तरफ से दबाव है, इजराइल की तरफ से है। ऑब्वियसली अमेरिका ने कुछ ना कुछ पोजीशन तो लेनी थी, तो हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपने तैयारियां जारी रखनी चाहिए और अपने जो भी सलाहियतें हैं इनको जितने बेहतरीन अंदाज से उसको चमकाएं, उनको तैयार रखें और कॉन्फिडेंस के साथ करें, हर फोरम में उठाएं और बताएं कि हमारे तो अज़ाइम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम अपने लिए ये सारे लवाज़मात और तैयारियां रखते हैं और ये हमारे हक़ हैं, सोवरेन राइट है, इस पे किसी को उंगली उठाने की गुंजाइश भी नहीं है। ठीक, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे भी नहीं। ठीक है जाहिद साहब, अगर बात की जाए अमेरिका के दबाव के हवाले से, तो हमें ये दबाव पहली दफ़ा तो नज़र नहीं आ रहा। 45 साल में जो है वो कई बार जो है पाकिस्तान पे दबाव डाला गया और पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेंक्शन यूएस अलाई भी रहा है, उसके बावजूद हमारे प्रोग्राम्स पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन एजाज साहब की बात बड़ी अच्छी है कि ये इतनी भी मीनिंगलेस बात नहीं है कि हम इसको किसी फोरम पर ना उठाएं। आप क्या समझते हैं, अमेरिका ये दबाव क्यों डाल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, देखिए, हमारे सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है और एजाज साहब ने जैसे जिक्र किया उसका, और दूसरा जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है अमेरिका की, उसके बीच पे जो इंडिया को जो एज अ वॉच डॉग जो रोल दिया गया है, उसका इफेक्ट भी आ रहा है इस दबाव के नीचे। एक और चीज़ जो है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यूनाइटेड स्टेट्स की, स्पेशली इस इलेक्शन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस आई है, क्योंकि यूथ ने जो फॉरेन पॉलिसी डोमेन थी उसके ऊपर भी थोड़ा सा उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वोट किया है। तो वो जो जूइश लॉबी है वहाँ पे, जो जूइश यूथ है, और उसके अलावा जिस तरीके से वहाँ पे बाकी कम्युनिटीज के लोगों ने इम्पैक्ट डाला है, तो उनको भी थोड़ा सा वो एड्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान को दबाव में लाकर या पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए। और दूसरा, अमेरिका देखिए एक हेजमॉन है, अमेरिका एक बिग सुपर पावर है। वो टाइम एंड अगेन तमाम जो ममालिक है, स्पेशली जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं या वो कंट्रीज हैं जो उनके सपोर्टर्स को या उनके ग्रुप को, जैसे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, या उनको जो सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ जितने ममालिक, उनको टाइम एंड अगेन टेस्ट जरूर करता रहता है कि हाउ दे रिएक्ट टू आवर सैंक्शंस या इस तरह की बातचीत से रिएक्शन कैसा आता है। देखिए, वॉर ईरान में पहुंच चुकी है और आपने देखा होगा कि इन्होंने जिस दिन हमारे ये मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो हमारी 3 कंपनीज, अभी इन्होंने 4 कंपनीज बैन की हैं, उसी दिन इन्होंने ईरान का भी एक कंपनी को बैन किया और एक इंडिविजुअल को बैन किया, उनके आईआरजी कमांडर को। तो उसके साथ साथ वो लोगों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि लुक, अगर हम उसको, तो वो एक्सेस ऑफ ईवल कहता है, तो ऑल दोस कंट्रीज जो उनके ताबे नहीं रहेंगी या उनके प्रेशर में नहीं रहेंगी या उनका इफेक्ट उन पे नहीं रहेगा, तो उनको थोड़ी थोड़ी वार्निंग देता रहता है और उनको टेस्ट करता रहता है। तो आई थिंक, जैसे एजाज साहब ने कहा कि हमने हर फोरम के ऊपर, देखिए, वी शुड बी लिटिल सेंसिटिव अबाउट आवर दिस प्रोग्राम, और इसको इंडिया स्पेसिफिक, हम ठीक है इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया आज किसी प्लेटफॉर्म को अपनी ऐसी लोकेशन पे लेके जाता है कि जो इंडिया के बीच में मौजूद नहीं है, वो पानियों में कहीं चला जाता है, किसी आइलैंड पे चला जाता है, किसी कोएलिशन पार्टनर के मुल्क में चला जाता है, तो वो जहां पे भी जाएगा पाकिस्तान उसको टेक ऑन करेगा। अब इसकी मैं मिसाल एक आपको कन्वेंशनल डोमेन में ये दे सकता हूं कि देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो वो टेररिज्म कर रहा है या स्पॉन्सर अपना ये कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर हमारी जो कर रहा है और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है,
वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। अब उसके एसेट्स अफगानिस्तान के बीच में मौजूद है, तो हम क्या पाकिस्तान, अब अफगानिस्तान दूसरा मुल्क है, इंडिया के खिलाफ जरूर है, लेकिन जिस जगह को वो यूज करे हम उनको वहां पे इंगेज करेंगे। इसी तरह अनकन्वेंशनल इस डोमेन में, मिसाइल के डोमेन में भी या न्यूक्लियर डोमेन में भी, जहां पर इंडिया जाएगा, जिस लैंड को यूज करेगा, जहां से प्लेटफॉर्म यूज करेगा, हम उसको इंगेज जरूर करेंगे। और ये हमें अपनी सेंसिटिविटी इस हद तक जरूर दिखानी चाहिए। सेकेंडली, हमें बहुत ज्यादा इंडिया स्पेसिफिक होकर भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए कि जी आप उनको नहीं करते, हमें क्यों करते हैं। हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर अपना रखना चाहिए, अपना फोकस, कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री। हम एक सॉवरेन कंट्री है, हूसोएवर, इररिस्पेक्टिव के इंडिया है या जो भी है, चाहे बड़ी ताकत है, छोटी ताकत है, जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ, जो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ, जो हमारी इंटेग्रिटी के खिलाफ कहीं से भी हम पे अटैक करेगा, कोई भी फॉर दैट मैटर मुल्क को, आज हो या हिस्ट्री में 100 साल बाद हो, हम उसको एंगेज करेंगे, हम उसको अपना दुश्मन समझेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी अमेरिका के लिए दी है, स्पेशली वॉर ऑन टेररिज्म के बीच में, शायद ही किसी मुल्क ने दी हो। वी हैव सफर्ड द मोस्ट, वी हैव डिलीवर्ड द मोस्ट। इतना तो किसी और मुल्क ने किया। 80,000 से ज्यादा हमारी मुल्क में हमें लोगों ने शहादतें दी हैं। हमारे 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने शहादतें दी है। अलकायदा के खिलाफ हमारे ऑपरेशन देखिए, अमेरिका से ज्यादा हमने किए। तो अमेरिका के साथ बिल्कुल बायलैटरल लेवल पे हमें बात करनी चाहिए कि लुक, हम आपकी कंपटीशन चाइना के साथ जरूर है, वो हमारे पार्टनर जरूर है, आप उससे बड़े तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके भी पार्टनर हैं। वी आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स चाइना ओनली, हम आपकी तरफ भी देख रहे हैं, आप भी हमारी ग्रोथ करें, आप हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करें, आप हमें स्ट्रॉन्ग करें। तो उनके साथ हमारा इस लेवल पे बातचीत होनी चाहिए। ठीक है गुमान साहब, अब पहले बात कर लें अगर हम कि अमेरिका ने इससे पहले रशिया पे, फिर चीन पे भी सैंक्शन कुछ लगाए, और अब पाकिस्तान पे, ऑल्दो के मार्च 2023 में आपको याद होगा अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है वो पाकिस्तान की जो एटमी प्रोग्राम है उनका जो तरीक़ेकार था उस पर काफ़ी वो पॉजिटिव वे में उन्होंने बात की कि बड़ा सेटिस्फैक्ट्री उनका प्रोसीजर है। अब पाकिस्तानी इदारों को, हमारे जो एंटिटीज़ हैं उनको और हमारे प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम को तनकीद का निशाना बनाना क्या वजह रखता है? जो हमारे दीगर मेहमान बात कर चुके हैं कि चीन की वजह से या इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको? उसमें एक तो शाहिद साहब ये है कि उनके मॉनिटरिंग के, जिस तरह हमारे एक मेहमान ने बात भी की कि उनका एक अपना सिस्टम है जिसमें जो न्यूक्लियर पावर्स ममालिक हैं उनको वो मॉनिटर करते रहते हैं। दूसरा ये कि ये एम्बेसडर साहब ने जो बात की कि जो मशरक़ वस्ता में सिचुएशन बदल रही है और जिस तरीके से इसराइल के जो अज़ाइम हैं वो सामने आ रहे हैं और जिस तरह वो ईरान के अंदर जाके भी अटैक कर रहे हैं, और उस दूसरा ये कि अमेरिका का जिस तरह उनको उनके मज़ालम नज़र नहीं आ रहे जो इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहा है और निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। दूसरी सूरत हाल ये है कि इंडिया का अगर आप उनके साथ जो कोऑपरेशन है मिलिटरीली वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। हालांकि आप थोड़ा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें तो जो इंडिया का ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान है वो हमेशा रशिया से आया है और उनकी टेक्नोलॉजी और जो वेपनरी है वो भी रशिया पे बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन ये कि आप ये समझ लें कि वो इस वक्त जो है वो 60-40 की रेशो है। वो अमेरिका की तरफ जो उनका टिल्ट है, अमेरिका ये चाह रहा है कि उनका जो हाइपर अलाय है अगेंस्ट चाइना, वो पाकिस्तान तो ज़ाहिर है चाइना का बहुत एक वो हमारी गहरी दोस्ती है और एक बहुत गहरे रवाबत हैं। तो इंडिया उनके नज़दीक एक ऐसी एंटिटी है कि जो चाइना के ख़िलाफ़ उनका वो हाइपर अलाय है और हो सकता है। और मतलब ये तो बात जियोपॉलिटिक्स पर आ गई ना गुमान साहब। तो इसमें जो आप जहाँ तक ये खदशे का इजहार है कि जी इन सैंक्शन से पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अगर आप ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, आपने भी अपने इंट्रो में जो है ये बात खुल के सामने रखी। देखें 65 की वार में क्या हुआ कि उन्होंने कहा, और हालांकि सैंक्शंस इंडिया पे लगनी चाहिए तो वो हम पे लगी। फिर 71 में देखें कि क्या हुआ। फिर उसके बाद ये कि ये जो प्रेसरल अमेंडमेंट थी या कैरी लूगर बिल था, ये तो कल की बातें हैं। तो जिस तरह जाहिद साहब ने कहा कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तो आप उससे पहले जो अफ़गान वार थी जो रशिया के ख़िलाफ़, जो वो क्रेडिट लेता है अमेरिका, उसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ और स्ट्रेटेजिक
जो पाकिस्तान की सक्सेस थी उसका लेवल क्या था। ये जो सैंक्शंस हैं उस पर वजारत खारजा ने भी अपना रिएक्शन दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया है, तो ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान पे इसका कोई खास असर पड़ेगा। ठीक है, बुरहान साहब आप क्या समझते हैं, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से ये अच्छी खबर है या कोई इस पे मतलब अच्छी खबर नहीं है? क्या फ़र्क पड़ सकता है ताल्लुकात पर? ताल्लुकात पे मेरा ख्याल ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, सैंक्शंस तो बहुत लगे इन द पास्ट, ठीक, ना तो उन्होंने हमें जितने सैंक्शंस लगा के दबाने की कोशिश की, ना उस पर हमारे मौक़ूफ़ बदला, ना हम अपने रास्ते से हटे। तो ठीक है, अमेरिका भी अपने इंटरनल प्रेशर भी है, इंटरनेशनल भी है, इंडिया इज़राइल भी है, वो तो जो अपना काम है वो करते हैं, हम अपना काम करेंगे, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं है। ठीक है। जाहिद साहब, अब हम बार बार, आपने भी बात की कि अब भारत को हम बार बार सामने लेकर नहीं आए, लेकिन हमने जस्टिफिकेशन तो देनी है ना अपनी। अब आप देखिए, भारत में 2021 में कैलिफोर्नियम की जो चोरी हुई थी, उसमें भारत में 5 अफराद जो थे, उन्होंने उनका जो भाभा एटमी रिसर्च सेंटर था उसमें से जो चोरी की थी और फिर डिवाइस भी बरामद हो गई थी। ये मुसलसल वाक़यात नई दिल्ली की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतहाई संजीदा भी रहे, लेकिन इसको सरफे नज़र किया गया और अमेरिका और आलमी इदारों की जानिब से इन पर पाबंदियां नहीं लगाई गई। अब पाकिस्तान अगर जिस भी फोरम पर जाता है तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें और वाक़यात हैं कि पाकिस्तान उस बिहाव पर बात कर सकता है। जी शाजिया, देखिए आई टोटली एग्री ऑन दिस। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को की बात नहीं करनी चाहिए। भारत तो इट इज अ नोन फैक्ट। हमारी उनके साथ 4 जंगें हो चुकी है। वहां पे हिंदुत्व माइंडसेट वाली लीडरशिप है मोदी की सूरत में, अमित शाह की सूरत में, जिसको अमेरिकन कोर्ट्स ने इम्प्लीकेट किया हुआ है टेररिज्म के इल्जाम में, जो सिखों के खिलाफ हो, निजर के मर्डर में और गुरवंत सिंह के अटेम्प्ट टू मर्डर में। तो ये वो हुकूमत माइंडसेट बैठा हुआ। वी आर डीलिंग विद द न्यू माइंडसेट इन इंडिया। हिंदू का वहां पे अच्छे हिंदू भी जरूर होंगे। हिंदुत्व का जो अभी एप्लीकेशन हुई है ना जी, ये पूरे इंटरनेशनल पीस के लिए बहुत डेंजरस है। तो इसकी बात हमें जरूर करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी जो सॉवरेनिटी को खतरा जहां से भी होगा, हमें स्टैंड परमानेंट रख लेना चाहिए कि दुनिया के जिस खित्ते से भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को खतरा होगा, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारा कोई, हम देखें ना, पास्ट में ना अमेरिका के खिलाफ अपने को ऐसे अजाइम शो किए, ना हम उनको अपना दुश्मन डालते हैं, ना हमने इजराइल के खिलाफ ऐसा कोई, क्योंकि इजराइल से हमें किसी ने अभी तक टारगेट नहीं किया। ठीक है, हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा। हमारे और पैलेस्टीनियन की हम मॉरल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं, लेकिन इजराइल को भी हमने डिक्लेयर्ड एनिमी इस तरह नहीं किया कि हम उनको टारगेट करेंगे। और ईरान और उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को भी उस टोकरी में डालना इज नॉट फेयर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप जिस तरफ इशारा कर रही, पाकिस्तान का प्रोग्राम इस वक्त सबसे ज्यादा सिक्योर और एडवांस स्टेज में है। वो पाकिस्तान के ऊपर इसलिए भी थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहते हैं कि इसके प्रोग्राम को किसी तरीके से स्कटल किया जाए, स्लो किया जाए, ताकि जो इंडिया के साथ हमारे जो डिफरेंस है प्रोग्राम का, वी आर फॉर बेटर देन इंडियंस, कि वो भी थोड़ा सा इसको मैच कर सके। आपने जो बात की कि जी वहां से चोरी होती रही है, वो लोग इन्वॉल्व, देखिए इस वक्त एक्सेप्टेंस है भारत की एज अ वॉच डॉग इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बीच पे, तो वो उसके पे नाज नखरे या उसको कवर करना उनको सूट करता है, वो उनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अमेरिकन को भी समझ आ जाएगी कि वो जो मेन कंपटीटर है चाइना, उसके खिलाफ जिस तरीके से भारत को यूज कर रहे थे, तो वो अपना पूरा एडवांटेज इनसे ले लेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा। लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ऑल आउट चाइना के खिलाफ इस हद तक चला जाए, मिसाइल रेस में या किसी और चीज में या किसी वॉर की हद तक, कि वो अपने इमीडिएट नेबर के साथ अपने हालात खराब कर ले। तो आई मीन कि वो इस एक्सेप्टेंस इस वक्त भारत की उनको ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, यूटिलिटी वहां पे ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए वो उसको इग्नोर कर रहा है। अमेरिका है, सुपर पावर है, वो किसी वक्त भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। बट ऑफ कोर्स जो वेस्ट है, अदर देन द यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट के बाकी जो कंट्रीज हैं, आईईई की जो हम ज्यादातर बातचीत कर रहे हैं, एनएससी पे जो जितने भी लोग शामिल, जितनी कंट्रीज शामिल हैं, उन सब के साथ हमें एंगेज रखने की जरूरत है। और दिस इज अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को जारी और इफेक्टिव रहना चाहिए। बहरहाल दिस इज आवर इंडिजिनस प्रोग्राम, हमें इतना कोई इस तरह का खतरा नहीं है। बट अमेरिका के साथ हमने जब इतनी दोस्ती निभा ली है, अब अमेरिका को ये समझाने की जरूरत है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अवाम में अमेरिका के खिलाफ नफरत तो पहले ही मौजूद थी। अभी जो थिंक टैंक्स है, स्ट्रेटेजिस्ट है, जो ओपिनियन मेकर्स है पाकिस्तान में जो बात करते हैं, वो हमेशा अमेरिका के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने की बात करते थे, उनके ओपिनियन। लेकिन अब वो भी सोच पे मजबूर हो गया कि हमारा इतना कुछ करने के बावजूद, लोग
ये हमारा अलाय है या हमारा अलाय नहीं है, कि हमें कभी इसने सपोर्ट नहीं की है, तो वो भी अभी अपने ओपिनियन इसी तरफ लेके जा रहे हैं, which is not good for the American diplomacy in this part of the world. ठीक है गुमान साहब, चले इजराइल की बात तो समझ में आती है कि हमें उसका मतलब जो टारगेट है, अगर दूर मार करने वाले हमारे मिसाइल है टारगेट करने वाले, अमेरिका को क्या खतरा हो सकता है कि वो अमेरिका इससे कह रहा है कि हमारे लिए खतरे की बात है, ये मन तक समझ में नहीं आ रही। ये शादिया साहब ऐसे कहने की बात है, अमेरिका को क्या ख़तरा हो सकता है। दूसरी ये कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि कोई हमारी तरफ से स्टेटमेंट या कोई हमारी कोई ऐसी नोशंस हैं ही नहीं कि हम किसी इंटरनेशनली किसी मुल्क को हमारा निशाना बनाने का इरादा हो, और ना कोई हमने कभी अपनी ऐसी इंटेंशन शो की है। असल में ये है कि अगर आपको याद हो, और यकीनी तौर पे आपको याद होगा कि जब पोखरान के भारत ने धमाके किए थे, तो जो उनका लब्बो लहजा था, वो जिस तरीके से पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे थे, वो तो हमारे मई के जो धमाके उसके बाद 98 में हुए, तो उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में भी। तो अमेरिका का ये सिर्फ जो सुहेल साहब ने, एम्बेसडर सुहेल साहब ने इब्तदा में कहा कि ये सिर्फ उनका एक टैक्ट है, और वो सिर्फ एक गेज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान इसका रिस्पांस क्या देता है। तो इसमें हमें मेरा ये है कि जिस तरह हमारी वजारत खारजा या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वो उन्होंने अपना रोल प्ले किया, डिप्लोमेटिकली हमें अपना रोल प्ले करते रहना चाहिए और करते रहेंगे। तो उसमें हमें कोई ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के और अमेरिका के जो बहुत से शुबाजात में बहुत करीबी ताल्लुकात भी हैं, और ये साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो बुरहान साहब, अब दुनिया के लिए जो है वो भारत का जो एटमी प्रोग्राम है यकीनन एक खतरा बनकर के उभर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत का जौहरी तौसी और इलाकाई बालादस्ती पर जो जोर है, उस पर पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर चुका है। भारत किस तरह कश्मीर में जो है वो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, वो भी नज़र आ रहा है। इजराइल जो है वो गज़ा में, फिर मिडिल ईस्ट में जो जिस तरह से वो अपना एक जंग को वसी करता नज़र आ रहा है, वो भी नज़र आ रहा है। अब जिस तरह से रशिया पे सैंक्शन लगाने की बात की अमेरिका ने, चाइना पे लगाने की बात की, अब पाकिस्तान अपने ये दोस्त ममालिक के साथ मिलकर क्या मतलब किस तरह इस केस को आगे लेके बढ़ सकता है आपकी नज़र में? ये एक तो अफसोस की बात है कि अमेरिका के हम इतने अरसा से दोस्त है और मोस्ट एलाई कहलाते हैं, और ले दे के जब सैंक्शन लगाने की बारी आती है वो पाकिस्तान की तरफ ही उनका रुख होता है। ये एक लिहाज से ज़्यादती है, लेकिन ग्लोबल पावर्स की अपनी मर्ज़ी है, अपने स्टाइल है, अपने अंदाज से वो किसको कब पिक करते हैं, टारगेट बनाते हैं, वो बताना मुश्किल है। ऑब्वियसली जैसे आप लोगों ने जिक्र किया कि इंडिया आजकल थोड़े से गुड बुक्स पे हैं और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका को समझना चाहिए पाकिस्तान की अहमियत, हमारे कमिटमेंट, सिंसेरिटी ओवर द ईयर्स जो हमने दिखाया, उसकी कदर करनी चाहिए। और हमें इस तरह के सैंक्शंस वगैरह लगा के दबाव में लाना, आई थिंक ये समझदारी मैं नहीं कहूँगा। एक जो देरीना दोस्ती जहाँ हो वहाँ दोस्तों की कदर करें, वैल्यू करें, दुनिया के सामने खामा में एक वो बनाने की ज़रूरत नहीं है टारगेट। तो ये रवैया अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल हम कॉन्फिडेंट मुल्क है, नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, पहले भी करते रहे, हमेशा करेंगे, हमें इसमें कोई परेशानी की बात मैं देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा जाहिर साहब, एक और जो पंडोरा खोला गया है वो अमेरिका, यूके और ईयू की जानिब से कि जो 9 मई के जो मुजरमान हैं उनको जो ये फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएं मिली हैं उस पर भी उन्होंने कंसर्न का इज़हार किया, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा जो बैरून मुल्क में जो भी उनके रियासती मामलात में उसमें जो उनके मुजरमान हैं उन पर कभी कोई रद्द अमल नहीं दिया। इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है तो पाकिस्तान ने उस तरह से मुदाखलत नहीं की। तो ये बैठे बिठाए इनको इस मामले में इससे क्या तकलीफ हो गई, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात इनके सामने आ रहे हैं? जी शाजिया, मैं इसको ऐसे ही कहूँगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स है की वायलेशन और ह्यूमन राइट्स की गाप पे ये वेस्ट का अब इट हैज़ बिकम अ वेपन। ये हमेशा अंडर प्रेशर रखने के लिए अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, आपको पता है पाकिस्तान का डायस्पोरा है यूके में, अमेरिका के बीच में भी डायस्पोरा है, यहाँ पे लॉबिंग भी होती है, तो उनको खुश करने के लिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिसीज हैं, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशो पोलिटिकल हो, या हमारी डिफेंस सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, हमें ये समझना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम एक सॉवरेन कंट्रीज हैं, और जो सॉवरेन कंट्री होती है वो कभी किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती। क्या अमेरिका ने कैपिटल हिल पे जिन्होंने हमला किया उनको छोड़ दिया था, माफ कर दिया था?
अभी यूनाइटेड अपने यूके में आपने देख लिया है, उन्होंने उसमें कुछ मेरे ख्याल में 3 के 4 साल के बच्चे भी हैं, 3 ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जिनको उन्होंने पनिशमेंट दी जी। जो यूके में पिछले दिनों शोरिश हुई थी। जी। और उन्होंने उसका अंदाजा लगा ले कि कितना वक्त उन्होंने लगाया था, वो भी स्पेशल कोर्ट्स के बीच में वो लेकर गए थे, उनके भी जी। हमारे मिलिट्री कोर्ट है। देखिए हमारा अपना लीगल लॉफेयर का सिस्टम है और ये पाकिस्तान में कोई नया सिस्टम नहीं है, यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक हुकूमत बैठी हुई है, अवाम की नुमाइंदे बैठे हुए, अवाम की इलेक्टेड हुकूमत है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पे कोई अथॉरिटेरियन रूल नहीं है कि मार्शल लॉ लगा के या फौजी अदालतों से इनको सजाई दी गई है। ये हमारा एक जस्टिस डिस्पेंस करने का कोई, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको पता है विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट हमारे अभी तक उतनी कैपेसिटी, विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू आवर कोर्ट्स, वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं हुई, तो दैट्स व्हाई इमीडिएटली तो कल वो इजाजत दे देंगे अमेरिका वाले के आप टेम्पा फ्लोरिडा में जाए और सेंटकॉम के गेट को तोड़ दें या पेंटागन के अंदर हम चले जाएं, उस पर हमले कर दें, या कमांडर सेंटकॉम के घर में घुस जाएं, या अमेरिकन यूके वाले इजाजत दे दें कि उनकी हम जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है लोग अगर वो तोड़े तो फिर हम देखेंगे। देखिए पाकिस्तान में भी एक आज़ादी राय भी और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का एक आइन के नीचे, कानून के नीचे एक तरीकाकार है, और मुझे बताने की जरूरत है कि जो भी आइन की वायलेशन करेगा, इर्रिस्पेक्टिव वो कितना बड़ा है, पाकिस्तान उस पर एक्शन ले गया। और पाकिस्तान स्ट्रिक्टली जो भी इंटरनल अफेयर्स में हमारे कोई भी बातचीत करता है किसी डोमेन में, पाकिस्तान को उसको सेंश्योर करना चाहिए और सीरियस जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है गुमन साहब। अब यकीनन इसको थोड़ा सा मैं अमेरिका की तरफ लेकर जाऊंगी। आपको याद होगा कैपिटल हिल का वाकया बहुत दूर नहीं है, 1500 उनके मुजरमान को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो जिन्होंने इंतशार फैलाया था, तोड़फोड़ की थी, उनको सजाएं दी गई थी। फिर हम थोड़ा बुश के दौर पे चले जाते हैं। आपने देखा सिविलियंस को गवांतानामो बे जेल में जो है वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के जरिए जो है वो फौरी सजाएं दी गई थी। ये तमाम मामलात ऐसे थे जो उनके अपने अंदरूनी रियासती मामलात, उनकी कौमी सलामती के ऊपर थे। जब पाकिस्तान अपने ऐसे मुजरमान को अपने अदालतों के जरिए सजाएं देता है तो फिर ये क्यों खड़े हो जाते हैं? पाकिस्तान ने तो हमेशा उनके रियासती तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उनके अमल को सराहा है। शादिया साहब, जो इंटरनेशनली ममालिक हैं, जिस तरीके से जाहिर साहब ने तज़किरा किया कि वो दबाव में लाने के लिए जो इंसानी हकूक़ का मामला है उसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर ग्वांतानामो बे की बात करें तो वहाँ देखें कि जिस तरीके से इंसानियत की तजलील की गई और जिस दर्जे की अज़ीज़ें दी गई, उनको बर्फ़ के ब्लॉक्स पे लटाया गया और पिंजरों में बंद किया गया, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी, या उनको ऐसे इंसानियत के दर्जे से नीचे गिरा के उनको सज़ाएं दी गई। देखें, हर मुल्क का एक अपना सिस्टम होता है। अगर लोअर कोर्ट्स में किसी को सज़ा होती है और वो फ़र्द करें उसमें कोई कमी बेशी है तो आगे चल के जो हायर कोर्ट्स हैं उनमें जाके रिलीफ भी मिल जाता है। और अगर फ़र्द करें मैंने अगर एक जुर्म किया हुआ है तो क्या मुझे उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? यानी मुझे ऑन व्हाट बेसिस आई शुड बी उसमें, यानी मुझे रियायत मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो किसी भी मुल्क में इंटरनेशनली कोई किसी मुल्क में अगर इंसानी हकूक़ की पामाली होती है तो फिर तो बनता है कि आप उस पर बात करें, लेकिन उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान हर बार आवाज़ उठाता रहा है कश्मीर के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, जहाँ पे इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है। और पाकिस्तान के जो अपने अंदरूनी मामलात हैं, यकीनन ये तमाम कार्रवाई पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक ही होगी। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, वापस आएंगे तो बात करेंगे बांग्लादेशी हुकूमत ने हसीना वाजिद की हवालगी के हवाले से भारत से जो है वो आलमी सफारती सतह पर बात की है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। कराची शहर कायद है क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी शहर में आंखें खोली और उनकी आखिरी आरामगाह भी कराची में मौजूद है। Money lost, nothing lost. Coverage lost, much lost. मैं तो कायद आज़म की तरह क्रिकेट खेलूंगा। एक मुखलिस लीडर ही अवाम को मुत्तहिद कर सकता है। कायदे आज़म की आवाज़
हमें मुस्तकबिल की राहें दिखा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह बात हो रही है कि इस वक्त बांग्लादेशी हुकूमत में ने जो राब्ता किया है भारत से, और हसीना वाजिद जो भारत में मौजूद है उनकी हवालगी के हवाले से, उसी पर हम बात करेंगे। जाहिद साहब, अब इस वक्त जो हमें डायनामिक्स नज़र आ रहे हैं बांग्लादेश में, वो यकीनन बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं, और पाकिस्तान के साथ भी जो सफारती ताल्लुकात है वो बहाल हो चुके हैं। लेकिन भारत के अपने अंदर जो है अभी हसीना वाजिद को लेकर बड़ा ही गुस्सा और गम का इजहार किया जा रहा है। अब ये जो भारत के साथ इन्होंने राब्ता किया है, ये यकीनन जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उस हवाले से किया। और मज़े की बात यह है कि ये भारत नवाज पॉलिसियाँ थी जो हसीना वाजिद ने उस वक्त एग्रीमेंट किया था। क्या नज़र आ रहा है, भारत अपने किए हुए मुआहदों की पासदारी करेगा? जी देखिए शाजिया, हसीना वाजिद जो थी वो भारत नवाज पॉलिसिया नहीं थी, बल्कि शी वाज अ भारतीय टाउट। वो भारत का ही समझ ले कि हुकूमत का हिस्सा थी, भारत का ही वहां पे वजीर आजम बैठी हुई थी। 2008 ऑनवर्ड तो उन्होंने तीनों इलेक्शन जिस तरीके से इंटिमिडेशन और जिस तरीके से रिग करके इलेक्शन जीते हैं, तीनों इलेक्शन पावर में रही हैं, तो भारत की मदद से ही रही हैं। तो शी वाज भारत का एजेंट के तौर पे वो काम कर रही थी, और ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई शी हैज गॉन टू हर ओन कंट्री, वो वापस चली गई हैं। अब ये जो एक्सट्रेडिशन देखे, अब ये उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने, स्टेट ऑफिस ने, वजारत खारजा ने स्टेटमेंट भेज दी है, दिस इज ऑफिशियल रिक्वेस्ट टू इंडिया कि इनको वापस किया जाए। तो ऑफिशियली भारत एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि, और उन्होंने अभी थोड़े अर्सा पहले, आपको याद होगा कि अपने जो खारजा के सेक्रेटरी हैं खारजा, उनको भेजा था बांग्लादेश में इसी चीज को रोकने के लिए कि हसीना वाजिद के ऊपर कोई डिमांड ना आ जाए, क्योंकि दिस विल पुट इंडिया थोड़ा सा प्रेशर के नीचे करेगा, आएगा उसके। तो 2013 में इनकी ट्रीटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, फिर उसको रिफाइन किया गया 2016 में, जो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी है मुजरिमान की, तो वो बाइंडिंग तो है उनके ऊपर, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी क्लॉज उन्होंने जरूर रखी हुई है कि वो देखेंगे कि सर्कमस्टांसेस हो। और अच्छा। इंडिया आप देखिएगा इस चीज पे वावेला करेगा कि ये तो वो केसेस है हसीना वाजिद के ऊपर जिनका जिक्र हो रहा है, जो अभी फसादात हुए, या जो फसादात तो नहीं, जो एफर्ट किया स्टूडेंट्स ने रजीम चेंज किया जिसके तरफ, तो इन दिनों में बनाया गया है। देखिए हसीना वाजिद के ऊपर इस वक्त 150 प्लस केसेस है, और इनमें इंटरनेशनल जस्टिस के भी केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जो जाते हैं उनको फांसी के तख्ते तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें जेनोसाइड के केसेस हैं के। इन्होंने जिस तरीके से जुल्म किया है, इन्होंने जिस तरीके से अपोजिशन को मारा है, जमात इस्लामी के ऊपर देख ले, और उसके अलावा अदर जहां से भी अपोजिशन की आवाज आती थी इन्होंने उसको दबाया, मौत दे के, लोगों को मरवाया गया। यहाँ पे मैस किलिंग की गई, 3 मैस किलिंग तो बड़ी फेमस रही है जो हसीना वाजिद के टाइम में हुई है, अपोजिशन का साथ जो उन्होंने जुल्म किया है। तो शी इज अ सीरियस जेनोसाइडल क्रिमिनल केसेस हैं। उन्हें पता है कि जो ही ये ट्रायल होगा, ये बांग्लादेश में जाएगी, तो इतने विटनेसेस हैं, इतने प्रूफ्स हैं कि इनका कैपिटल पनिशमेंट से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो अब इसके बीच में अपना कुछ ना कुछ निकालेंगे इनको बचाने के लिए। ठीक है पुरान साहब, अब जो बांग्लादेश की मौजूदा उबूरी हुकूमत है, उनकी पॉलिसीज को आप किस तरह देख रहे हैं? आपकी सर्विंग तो रही है शायद। देखें, उबूरी हुकूमत तो मेरे हिसाब से मुनासिब तरीके से चीज़ों को आगे लेके बढ़ रही है, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल वक्त आ गया। इतने अरसा एक हेजिमोन बन के बैठा हुआ था, और जिस अंदाज से भी चाहते थे पॉलिसीज़ चेंज करवाते थे, दबाते थे, सो मच सो कि अपने जो ऑपरेटिव्स रॉ के वो भी काम करते थे, सपोर्ट करते थे, मदद करते थे, और इतने देखें जुल्म और बर्बरियत का एक निज़ाम चलाया हुआ था। अब उसके हिसाब लेने का वक्त आ गया। अब इंडिया को समझ नहीं आ रही कि इस इशू को कैसे डील करे। ये तो ठीक है 2013 के एग्रीमेंट है, उस वक्त पता नहीं हसीना ने क्या सोच के उसको साइन किया, क्या पता था उस एग्रीमेंट के तहत इसी के लिए पहली दफ़ा डिमांड करेंगे भी उसको वापस करो। ये तो मकाफत अमल है, कुदरत का है, अल्लाह ने क्या बेहतर समझा, हम उस पर क्या सवाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब है कि
भारत के पास कोई और रास्ता नहीं है। बांग्लादेश के साथ मुनासिब तरीके से एक मुफाहमत की सियासत करते हुए आगे चले, क्योंकि एंटागोनिज्म से उनको मिलेगा कोई नहीं बांग्लादेश से, और इनके बहुत ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व है बांग्लादेश में। इकोनॉमिक, आपके पास ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रांजिट, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और बांग्लादेश हुकूमत जितने अरसा भी है, ठीक है, एक परमानेंट इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, लेकिन जब तक है उनके पास तो सोवरेन राइट है, वो डिसीजंस लेंगे मुल्क के लिए, तो उनको मना के साथ लेके चलना होगा। एट द सेम टाइम दुनिया के सामने या भारत के लोगों के सामने ये चीज़ सामने आ रही है, जाहिर होगी कि देखो एक इतना बड़ा पार्टनर और एलाई को आप जब वक्त ख़त्म हो गया, काम नहीं आ रही आगे, उसको आप डंप करके डब्बे में डाल रहे हैं, ये कैसा लगेगा। बट भारत के तो टेक्निकली मैं कहूँ इतनी बड़ी गलती होती रही, सिचुएशन को रीड नहीं कर सके कि ऐसा होगा। आम तौर पे कोई भी मुल्क किसी मुल्क के सामने किसी मुल्क के साथ पॉलिसी बनाते हैं, 2-3 ऑप्शंस रखते हैं, 2-3 कार्ड्स रखते हैं। ये तो सारी चीज़ें एक ही बास्केट में डाल के बैठा हुआ था, और ये अंदाज़ा नहीं लगा सके इतने ऑपरेटिव्स बांग्लादेश में मौजूद होने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है, आवाम ये मूवमेंट और किस तरह लेके कहाँ तक जाएंगे। दे कुड नॉट इवन मेक ए सेंस कि भाई लोग इतने सेक्रीफाइस करके मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए खड़े हो गए बंगाली लोग। तो ये जो सेटबैक हुआ, मैं तो नहीं देखता हूँ आसानी से दे कैन मेक ए कम बैक। कोई तरीका नहीं है शेख हसीना को वापस करके, बगैर इनके पास रास्ता नहीं है। ठीक है, टाल मटोल करके टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि बगैर कंप्लाई करके भाग जाए, क्या कि हम नहीं देंगे, ये नहीं कह सकते। और वो जो आईनी नुक्ता इधर उधर लाइनों के दरमियान पेचीदगी देख रहे हैं, उसके भी मेरे हिसाब से कोई हल नहीं है। स्ट्रेट सिंसियर नेबर की तरह बड़ा नेबर है, उनके साथ बांग्लादेश के साथ बना के रखना होगा। मेरे हिसाब से उनको सीधी सीधी बात करनी चाहिए, देखो भैया इस हालात में हम साथ मिल के इकट्ठे चलेंगे तो काम आगे चलेगा। हमारे लिए शेख हसीना या यूनुस शुड नॉट मैटर, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए और मजबूत से मजबूत ताल्लुकात बनाएं। ठीक है गुलबन साहब, शेख हसीना वाजिद के जुल्म के पीछे तो भारत है, ये तो एक्सपोज हो ही चुका है, लेकिन मोहम्मद यूनुस जो कि इस वक्त अबूरी सरबरा हैं, शेख हसीना की जो एक टेन्योर था उसमें उन्होंने एक सियासी जमात बनाई थी जिसके पादाश में उन पर मुकदमात भी थे और उनको उसका सामना भी करना पड़ा, 6 माह की सज़ा भी उन्हें सुनाई गई। कितना लग रहा है प्रैक्टिकली आपको कि ये हो सकेगा, और बांग्लादेश बुरी हुकूमत इस वक्त कितना प्रेशर भारत पर डाल सकती है वालगी के हवाले से? एक तो ज़ाहिर है जो मुझसे सीनियर तजियाकार हैं उन्होंने इस बात का बताया कि ये जो ख़ुद हसीना वाजिद का बनाया हुआ एक ट्रीटी थी वो उन्हीं के गले सबसे पहले पड़ी। आप ये देखें कि इंडिया ने ख़ास तौर पे, ज़ाहिर है बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, तो उन्होंने पिछले 50 सालों में, जैसे वो कहते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रखना, हमारी सेंसिटिविटी ये थी कि वो कल भी हमारे भाई थे, वो आज भी हमारे भाई हैं। लेकिन ये कि हसीना वाजिद वो जो एक उनका पर्सनल कोई उनके ग्रीवियंसेस थे या उनकी ज़िंदगियों में जिस तरह उनके वालिद को कत्ल किया गया, तो वो शायद उनके एक वो सिंगल माइंडेडली हो के सिर्फ एक बजाय एक लीडर के जो एक सुले कुल का रवैया होता है, जैसे नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपनाया और लोगों के लिए एक अमन और शांति का पैगाम दिया, तो इन्होंने अपने वो ज़ाती वेंडेटा की बुनियाद पे लोगों को जो पसे जेलों में डाला और पसे ज़ंदान किया। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि वो लोग जो जमात इस्लामी के या उस वक्त प्रो पाकिस्तान थे, भाई जो मुल्क उस वक्त था लोगों ने तो उसके साथ ही होना था ना, वो उस वक्त लोग गद्दार थे जिन्होंने मुक्ति बाहिनी का साथ दिया। लेकिन चले पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम भी किया, तो भारत ने उसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर ये कि वहाँ के लोगों को दबाने के लिए वो लोग जो वहाँ के वज़ीर रहे, जो हुकूमतों का हिस्सा रहे, उनको भी फांसियाँ दी। और ये कि फिर ये कि मैं इत्तफाक ये हुआ कि पिछले दिनों में मुझे जो पाकिस्तान में वो लोग रह गए जो जिनकी ओरिजिन बुनियादी तौर पे बंगाली है, तो वो पता ये चला कि वो 3 नस्लें वहाँ की हो चुकी हैं। चलें आप उनको कोटे की बुनियाद पे
यानी आप 50% नौकरियों का और जॉब्स का हिस्सा जो है उनको बगैर मेरिट के दे दें, तो जो आम लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। और वहाँ जो एक ऑर्गेनिक एक तहरीक चली, ये बिल्कुल बुरहानुद्दीन साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की कि उनको वो रीड करने में डिप्लोमेटिकली भारत बिल्कुल फेल हो गया उस सारी ऑर्गेनिक एक तहरीक को अंडरस्टैंड करने में और उसके प्रीएम्प्ट करने उस हवाले से। अब मेरा ये ख्याल है कि हसीना वाजिद को इंडिया हवाले तो नहीं करेगा, चूंकि उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट या उसको वो अपना एसेट समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये इसका नुकसान इंडिया को होगा। और जो बांग्लादेश की हुकूमत है इस वक्त, वो आगे चल के ज़ाहिर है उनके इंतखाबात होंगे, तो आप ये समझ लें कि बांग्लादेश जो है वो आइंदा मुस्तकबिल के लिए हमेशा के लिए बदल चुका है। ठीक है, यकीनन। और अब जो भारत है वो खुद अपने बिछाए हुए जाल में और साजिशों में फंसता चला जा रहा है। और हसीना वाजिद जो जिसके जुल्म के पीछे भारत भी है, अब मंजर आम पर आ चुका है। और इस वक्त बांग्लादेश में जो अबूरी हुकूमत है, इस हवाले से बड़े बेहतर इकदाम करी। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।